नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज एक बार फिर से मैं शरद सर के साथ मौजूद हूं, हमारे टैक्स गुरु, हमारे फाइनेंस गुरु, हमारे इकोनॉमिस्ट। आज बात हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर करने वाले हैं, इसीलिए क्योंकि कल ही ट्रंप की तरफ से या ट्रंप प्रशासन की तरफ से 50% टैरिफ भारत पर लागू कर दिया गया है। पहला 25% जुलाई में लगा था, कल से 25% एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, यानी कि अब भारत पर जो टैरिफ का दबाव है वो 50% हो गया है। अब भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत किस तरीके से जवाब देगा, भारत की इकोनॉमी पर किस तरीके से असर होगा, क्योंकि भारी भरकम 48 अरब डॉलर का जो भारतीय निर्यात है, जो इम्पोर्ट है, वो सीधे तौर पर प्रभावित होगा। आज शरद कोहली सर से हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या रही है, अमेरिका इस तरीके की दादागिरी क्यों दिखा रहा है, और भारत ने तो अपना स्टैंड भी ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सबसे बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है अमेरिका की तरफ से? क्या वाकई रूस पर दबाव बनाने की एक रणनीति है, इसीलिए भारत पर इस तरीके से टैक्स इम्पोज किया जा रहा है? हम तेल खरीद रहे हैं रूस से, इसीलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है? ये वजह आपको नज़र आ रही है? सिर्फ यही? बहुत सारी वजह हैं मोनिका। एक तो जो आपने कही रशिया से ऑयल लेने के लिए उनको है, पर ये वजह भी मुझे पूरी नहीं नज़र आती है, क्योंकि वो स्वयं उन्होंने, अमेरिका ने $3 बिलियन का पिछले साल रशिया से इंपोर्ट किया है। उनके जो साथी हैं, जिसको नेटो कहते हैं, उन्होंने करीब 300 बिलियन यूरोस का एक साल के अंदर इंपोर्ट किया है, बल्कि 2022 के बाद अगर मैं जोड़ूं तो ये भी पूरी वजह नहीं नज़र आती। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उसकी बात को रैटिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैटिफाई इसलिए नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैंने युद्ध रुकवाया, तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। वो 30, 32, 35 दफ़े, पता नहीं कितनी दफ़े बोल चुके हैं कि मैंने रुकवाया, और यहाँ पर हम उसको रैटिफाई नहीं करें क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। वो ये नोबेल पीस प्राइज़ चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपको पता ही है। और तीसरी एक और वजह इसमें निकल के आती है कि क्या वो, उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका की इकोनॉमी इससे रिसेशन में चली जाएगी, अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। तो अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछें कि वो क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कि आपको ये मालूम ही नहीं कि आपकी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी। भारत का नुकसान होगा, उसकी तो हम बात करेंगे, अभी होगा या नहीं होगा उसकी हम बात करेंगे, पर पहले अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को इससे बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया है। भारत पर, ब्राज़ील पर ठीक है 50% लगाया है पूरी, तो किसी पे 20%, किसी पे 19%, किसी पे 15%, किसी पे 25%, किसी पर 39%, स्विट्जरलैंड पे 39% लगा दिया है। तो उन्होंने एक, और देखिए इसमें आसान, जो न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये, हालांकि ये बात सबको पता होगी, पर मैं इस बात पर जोर दे के फिर से बता दूँ कि टैरिफ लगाया देश पर है, पर देखा जाए तो अमेरिकी जनता पर टैरिफ लगाया है। क्योंकि दो रास्ते हैं मोनिका, या तो आप ये सारा सामान जो बाहर से मंगाते हैं, या तो आप अपने यहाँ बनाने लग जाइए, जो ट्रम्प साहब चाहते थे, और रातों रात फैक्ट्री लग नहीं सकती। अमेरिका उस एरा को, उस ज़माने को 30-40 साल पीछे छोड़ आया। किस ज़माने को? जब अमेरिका में बहुत फैक्ट्रियाँ थी और सब सामान अमेरिका में बना पड़ता था। अब दुनिया इस तरीके से इवॉल्व हुई कि एक दूसरे की ज़रूरत एक दूसरे देश पूरे करते रहे। और मेरा ये मानना है कि जब दो देशों के, मुझे 35 साल हो गए अर्थशास्त्र की दुनिया में, कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, मतलब मैं सामान लेता हूँ, दूसरा देश लेता है, देता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, वो एक स्वाभाविक तौर से उभरता है। कैसे उभरता है? आप कुछ अच्छा बनाते हैं, हम कुछ अच्छा बनाते हैं, आप हमसे ले लेते हैं, आप कुछ अच्छा बनाते हैं, हम आपसे ले लेते हैं, आप कुछ सस्ता बनाते हैं, हम आपसे ले लेते हैं, हम कुछ सस्ता बनाते हैं, आप ले लेते हैं, हमारे यहाँ मौसम कुछ और होता है, हम आपसे ले लेते हैं वो सामान। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करा जाता कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट बन जाए, जिसको ट्रम्प साहब कहते थे कि आप भारत का बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है हमारे यहाँ से, भारत को ट्रेड सरप्लस है। तो मुझे लगता है अमेरिका उस ज़माने को पीछे छोड़ा है। तो अब जब उनको सारा सामान तो चाहिए वहाँ पर, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, लेदर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, ऑटो पार्ट्स भी चाहिए, बहुत लंबी फहरिस्त है सामान की, तो कहाँ से ले? या तो रातों रात फैक्ट्री लगा ले। और आपको मैं एक मज़ेदार डेटा दूँ, मैंने एक सर्वे किया अमेरिका का आर्थिक तौर पर। 1 एकड़ ज़मीन अगर आपको अमेरिका में ऑन एन एवरेज चाहिए तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए की है, मैं रुपए में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। और अगर आपको लेबर स्किल्ड चाहिए वहाँ पर तो $40 प्रति घंटा, शायद लोग जानते होंगे अमेरिका में प्रति घंटा के हिसाब से वेज मिलता है, और आपको हर हफ्ते वेज मिल जाता है। तो $40 प्रति घंटा। तो मैंने एक उदाहरण लिया, मान लीजिए एक आईफोन यूज़ करते हैं, तो आईफोन की जो भारत में $1200-1300 का मिल जाता है, लाख रुपए से थोड़ा 19-20, कुछ ऊपर कुछ नीचे, डिपेंड करता है आप साइज़ कौन सा ले रहे हैं, वेरिएशन कौन सा ले रहे हैं। मैंने कैलकुलेट किया मोनिका, अगर ये आईफोन अमेरिका में बनाया जाए, जो है ही अमेरिका का, अमेरिका में पूरी तरह से बनाया जाए,
तो ये $3000 कॉस्ट करता है। अब मुझे ये बताइए कि आप $3000 का आईफोन अपने आप कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ यहाँ पर आ जाएं, तो $3000 का आईफोन आप अफोर्ड कर पाएंगे? आप अपने यहाँ ही नहीं बिक पाएगा, बाहर तो भेजने बात की बात है। तो जब आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं आ सकती तो आपको ये सब सामान आयात करना पड़ेगा। अब जब आयात करना पड़ेगा तो आप ड्यूटी, जो टैरिफ लगा रहे हैं, इसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं, तो जब आप टैरिफ लगा रहे हैं तो आप अपनी जनता पे लगा रहे हैं। आप दूसरे देश पे तो चलिए उसके सामान पे आने को आप रोकना चाहते हैं या उसका सामान या महंगा करना, पर किसके लिए महंगा कर रहे हैं आप अपनी जनता के लिए महंगा कर रहे हैं। तो शायद वो ये भूल गए कि इससे महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। और बाय द वे मैं ये जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, जो पिछले क्वार्टर की अमेरिका की GDP की रिपोर्ट आई थी उसमें -0.3% है। और मैं ये भी बता दूं कि 2 क्वार्टर यानी कि 2 तिमाही में अगर किसी भी देश की GDP नेगेटिव जाती है तो उसको हम ऑफिशियली रिसेशन में मान लेते हैं। तो अमेरिका रिसेशन में जाने के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ है और भारत की इकॉनमी 6.5% से बढ़ रही है। हालांकि ट्रम्प साहब ने तो डेड इकॉनमी कह दिया हमको, तो कहने का मतलब ये है कि वो अपना नुकसान पहले कर रहे हैं। ये तो एक पुराना शेर है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो खुद डूबना चाहते हैं, वो चाहते हैं दुनिया, तो क्या वो चाहते हैं? उनको सीज फायर से प्रॉब्लम थी, उनकी स्टेटमेंट रेटिफाई नहीं हो रही, उनको रशिया से प्रॉब्लम है, और उन्होंने कल एक और बड़ी स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने वो रशिया से मिल भी रहे हैं, कुछ रशिया से मिल भी रहे हैं, रशिया से सामान भी मंगा रहे हैं, उनके साथ ही सामान मंगा रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक, अभी तक तो वो ये कह रहे थे, चीन से भी सेम वही कर रहे हैं वो। अभी तक उन्होंने भारत पर ये इल्जाम लगाया था कि आप यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम ऑयल मंगाते हैं तो उनको रशिया को पैसा पहुंचता है, इस पैसे से वो लड़ाई लड़ रहा है वगैरह वगैरह। कल तो उन्होंने एक और बात कह दी कि हमें भी, क्योंकि रशिया से सिक्योरिटी थ्रेट है तो इसलिए भारत उसका भी जिम्मेवार है। तो ये हुई कि ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है, मेरी पेट में दर्द हो रहा है। आप किसी चीज़ को किसी से जोड़ के देख लीजिए। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि मुझे मोनिका बहुत साफ तौर पर अमेरिका में आने वाले 2 से 3 महीने में रिसेशन आता दिख रहा है, और गहरा रिसेशन में अभी भी है, पर यह रिसेशन और गहराता दिख रहा है। ये रिसेशन, लोगों की नौकरियां जाती दिख रही हैं, महंगाई बढ़ती दिख रही है, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आ नहीं रही हैं, छोटे बिजनेसेस अमेरिका में बंद हो रहे हैं। और ये मैं कोई यहाँ पर हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अमेरिका में मेरे निरंतर बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जिनसे मैं लगातार बातचीत करता हूँ, संपर्क में रहता हूँ। बहुत सारी ऑनलाइन डेटा है जो अवेलेबल है, जो इस बात को बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपना नुकसान वो कर रहे हैं। और मैं तो इसको बोलता हूँ, एक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारनी होती है, एक होता है आप कुल्हाड़ी पर ही जाके पैर मार दें। तो कुछ इस तरीके से ये हो रहा है। बिल्कुल। और सर, इसकी नाराजगी तो ऑलरेडी अमेरिका में देखी जा रही है। अमेरिका में नाराजगी लोगों की इतनी बढ़ गई है कि सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर न्यूज़पेपर्स की हम बात करें, जो पूरी कवरेज हुई है ट्रंप टैरिफ की, क्योंकि ब्रैकेट में ब्राजील और इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रैकेट में रखा गया है। CNN जो USA की अपनी न्यूज़ एजेंसी है या न्यूज़ चैनल है, इनफैक्ट UAE की बात कर लूँ, ब्रिटेन की बात कर लूँ, सभी अखबारों में ये खबर छपी है। और ये बाकायदा कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के रूप में अपना एक दोस्त खो दिया है, क्योंकि हमने देखा है हाउडी ट्रंप का एक कार्यक्रम जो हुआ था, और दोस्ती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में रही है। क्या वाकई में अमेरिका ने भारत के रूप में एक दोस्त खो दिया है? अब आगे आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि क्या अब कोई बदलाव होगा, बातचीत आगे हो पाएगी इस टैरिफ को लेकर, या बातचीत अब खत्म? मोनिका, इसमें मुझे लगता है कि भारत, हमें एक बहुत अहम बात समझने वाली है कि क्या ये अमेरिका की आवाज़ है, ये जो रवैया है भारत के प्रति, क्या ये अमेरिका में रहने वाले 35 करोड़ लोगों की आवाज़ है? इसका जवाब है ना। क्या ये सिर्फ व्हाइट हाउस की आवाज़ है या कुछ रिपब्लिकन्स की आवाज़ है? मुझे दूसरी बात ठीक लगती है। कुछ रिपब्लिकन्स मैं कह रहा हूँ, मैंने उनकी पार्टी के सब लोगों को नहीं मिलाया, क्योंकि उनकी पार्टी में ही कुछ लोग इस समय इनसे सहमत नहीं है। नाराज तो नहीं हो सकते, नाराज हो जाएंगे तो फिर तो निकाल दिए जाएंगे। उनकी सहमति नहीं है। और अमेरिका की आम जनता, अमेरिका की जनता में 2 तरीके के लोग हैं, एक तो जो अमेरिकन हैं या बाकी देश के हैं, और वहाँ 60 लाख के करीब भारतीय भी हैं, PIOs जिनको हम कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के हैं, वो लोग भी सहमत नहीं है। तो एक अमेरिका की आवाज को हम कह दें कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर व्हाइट हाउस का जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगा। जहां तक आपने पूछा कि क्या इसका कोई हल है, मुझे लगता है ट्रंप साहब अपने पलटने के लिए जाना चाहते हैं। सुबह कुछ उनके लिए जितने सबसे ज्यादा जो प्रेडिक्टेबल है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ये कहा जाता है ट्रंप साहब के बारे में, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ, अगले दिन सुबह फिर कुछ। तो इसलिए मुझे अभी ऐसा, मैं नहीं मानता कि ये कुछ परमानेंट हो गया है। अभी आज सुबह भी बयान आया, उनके स्कॉट बेसेंट हैं, उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिनको हम यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने कहा कि अभी रास्ते आगे खुलेंगे,
ऐसा नहीं है, भारत एक बड़ी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत ने बहुत देर लगाई इसको करने में, इसलिए हमने टैरिफ लगाया। ये भी उन्होंने बयान दिया। भारत, जबकि 5 राउंड बातचीत हुई, और 5 राउंड की क्यों हुई? क्योंकि बार बार वो ये कह रहे थे कि आप अपना कृषि और डेयरी सेक्टर खोल दीजिए। अब बताइए कि हम यहाँ पर एक कृषि आधारित देश हैं, हमारी 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। दूसरा, डेयरी सेक्टर खोल दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। वहाँ पर जो गाय भैंस होती हैं, उनको चारे में वो लोग मटन मिलाते हैं। मटन के अलग अलग किस्म का मटन होता है, वो मटन रिमेन्स भी होते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, वो एक लंबा डिस्कशन है किस किस प्रकार से। तो आप ऐसे मटन खा के जो गाय भैंस दूध देगी, तो मैं उसको, जो लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है वो भी समझेंगे, तो वो नॉन वेज दूध बन जाएगा। वो चाहते हैं आप इस हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ फ्रीली आने दीजिए, हमारे चारे को यहाँ पर फ्रीली आने दीजिए। हम कैसे यहाँ पर गाय भैंसों को नॉन वेजिटेरियन चारा खिला सकते हैं? अच्छा, वो चाहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, सोयाबीन वगैरह हैं, वो आप यहाँ भारत में GMO, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, वो बैंड है, उसको यहाँ पर आने दीजिए। तो एक कृषि आधारित देश में आप अगर विदेशी फसल यहाँ पर आने लग जाएगी, तो यहाँ का जो किसान है, जो पहले ही किसानों की बहुत समस्याएं हमारे सामने आती रहती हैं, अभी यूपी में बात हो, यूपी में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हो गई वगैरह वगैरह, तो किसानों, कभी MSP का, तो ऐसे देश में आप ये आने नहीं दे सकते हैं, कभी भी हम इजाज़त नहीं दे सकते कृषि और डेयरी में। इस बात को लेके 5 राउंड बातचीत हुई, बार बार मिलते रहे, उनको हम समझाते रहे, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंट, पर उन्होंने तो स्कॉट बेसेंट साहब कहते हैं कि उन्होंने देर करी, इसलिए हमने लगा दिया। तो एक ये भी कारण निकल के आया कि आपने देर बहुत करी। तो मुझे लग रहा है हम तो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह आपको ये समझ में आ जाए और बात बन जाए, पर मुझे लगता है, अभी भी मुझे अंदर से कहीं लगता है कि ये पलटी मारेंगे, क्योंकि इनको ये समझ में आ जाएगा कि ये अपना नुकसान कर रहे हैं। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नेचुरल एलाई है, मतलब इतने दशकों से भारत उनका एक दोस्त बना हुआ है। तो दोस्त को इस तरीके से खो देना, अंदर से व्हाइट हाउस से भी आपको हैरानी होगी, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पर क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, तो आप कैसे उनके खिलाफ खुल के बोल सकते हैं, तो बोल नहीं पा रहे हैं, पर धीरे धीरे ये आवाज़ तेज़ होनी शुरू होंगी। और सबसे बड़ी आवाज़ जब उठेगी, जब वहाँ पर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, महंगाई, वो जैसे ही बढ़नी शुरू होगी, तो लोगों में हाहाकार मचेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इस समय, मोनिका, अमेरिका में इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना किराया नहीं दे पा रहे हैं, लोग अपनी ग्रोसरी बिल नहीं दे पा रहे हैं। आप जाके वहाँ लोगों से बात करिए, वो आपको बताएंगे। तो और सोचिए, टैरिफ के बाद आप 1 सितंबर का इंतजार करिए, क्योंकि 1 सितंबर वो तारीख है जब ज़्यादातर देशों से जो ये नया टैरिफ है, इसका लगा हुआ सामान वहाँ पर पहुँच जाएगा, दुकानों पर पहुँच जाएगा, दुकानों से लोगों के घरों में पहुंचेगा। जब वो लोग डॉलर्स निकाल के उसको खरीदेंगे, उनके घर का बजट बिगड़ने वाला है। मुझे लग रहा है कि सड़कों पर प्रोटेस्ट होगा, डॉलर गिर सकता है, और अगर डॉलर गिर जाता है तो अमेरिका की जो डॉलर की दादागिरी है वो भी समाप्त हो जाएगी। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब कोई पुराने ज़माने में जी रहे हैं, जब ऐसे देश होते थे जो दूसरों पे आर्थिक तरीके से राज करते थे, या जब राज होता था, जैसे यहाँ पर ब्रिटिश राज था, उससे उनको बाहर आके सोचना चाहिए, पर वो ना सोचें, परिस्थिति उनको समझा देगी। सर, ये जो 5 राउंड की बातचीत हुई है, क्या इस बीच किसी तरीके का कोई व्यापारिक डील, एनी डील, बिजनेस डील अमेरिका के साथ हुई? हमने कोई तेल खरीदा है वहाँ से, या कुछ किया है ताकि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता तो निकले? हुआ था ऐसा? देखिए, 86-87 बिलियन डॉलर हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। अब तो मैं कहूँगा, क्योंकि पता नहीं कितना बचेगा। 40-42 बिलियन डॉलर के करीब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिला के हमारा 130 बिलियन डॉलर का बायलेटरल ट्रेड है दोनों देशों का। तो जो चल रहा था, बातचीत जो चलती रही, वो इस पे चलती रही कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे। तो बार बार उसके प्रयास करे गए, उसमें ये कृषि डेयरी आके अटक जाता था, वहाँ पर एक रेड लाइन हम खींच देते थे कि यहाँ नहीं। उसको लेके वो कह रहे थे कि नहीं, आप हमारे किसानों के लिए खोल दीजिए, हमारे पास बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स है, हमारा गेहूं बहुत अच्छा है, हमारा सोयाबीन बहुत अच्छा है, आप एक बार यहाँ करके देखिए, ये है वो। तो हमारे यहाँ जो पैदा होता है भैया, उसका क्या होगा? मुझे लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम अपने देश के किसानों की पहले ध्यान रखेंगे, हम अपने देश के MSMEs का पहले ध्यान रखेंगे, आपका हम ध्यान रखेंगे, पर जैसे आप अपना स्वार्थ सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है हर देश को अधिकार है कि आपने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा जो है, मुझे लग रहा है इस टैरिफ के बाद मेक अमेरिका रिसेशनरी अगेन होने वाला है। मागा की जगह मारा हो जाएगा, और बहुत बड़ी समस्या वो अपने लिए खड़ी कर लेंगे। तो जैसे आप मागा कह रहे हैं, तो हम अपने देश के हितों की तो रक्षा कर सकते हैं, पर मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं
अभी ये पलटी लगेगी, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ समय लग सकता है, कोई देर आए दुरुस्त आए होगा, पर अभी समय लगेगा। पर फिलहाल के लिए यहाँ परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे एक्सपोर्टर्स से संपर्क में आया और मैं आपको कुछ शहर बताता हूँ जहाँ पर इसका ज़्यादा बज़ है। जयपुर है, लुधियाना है, नोएडा है, गुरुग्राम है, विशाखापट्टनम है, तिरुपुर है, सूरत है, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर एक्सपोर्टर ज़्यादा हैं और मेरे अनुमान के हिसाब से इसमें करीब करीब नहीं तो 40-50 लाख लोग इनमें नौकरियां करते हैं। ज़्यादा समस्या मोनिका वहाँ पर है जहाँ पर एक तिरुपुर में मुझे इंडस्ट्री मिली, बल्कि तिरुपुर की मैंने ओवरऑल इंडस्ट्री ऐड किया, 1.5 लाख महिलाएं। मैं उन फैक्ट्रीज में गया हुआ हूँ, मैंने देखा है बहुत बड़े हॉल्स हैं, उसमें मशीनें लगी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई सारा दिन सिल रही हैं। अमेरिका में जो कपड़े कंज्यूम होते हैं, 1.5 लाख महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं उसमें जुड़ी हुई हैं। 12,000 करोड़ का टेक्सटाइल्स अपैरल्स हम अमेरिका में भेजते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत वहाँ आएगी जो खाली और खाली अमेरिका के लिए काम करता था, क्योंकि जो यूनिट यानी कि जो फैक्ट्री, तो उन लोगों के लिए तो अब 50% लगाने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे $10 की चीज़ वहाँ बेच रहा हूँ वो $15 की हो जाएगी। तो ये तो सीधा कह दीजिए भाई हमें आपसे सामान नहीं लेना है, आप 50% क्या लगा रहे हैं। क्योंकि और ये जगह फटाफट बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश तैयार बैठे हैं इस रिक्त स्थान को भरने के लिए। यानी कि ये जो ऑर्डर खाली होंगे ये फटाफट वो, क्योंकि उनके वो शायद $12 में दे दे, $13 में दे दे, तो उनको सस्ता पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि अमेरिका के इंपोर्टर्स, भारत के एक्सपोर्टर्स दोनों ने भरपूर कोशिश करी। अब जो मार्जिन होता है ना, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ $10 की कोई चीज़ पड़ी, हमने वहाँ पर $12 की बेच दी, आगे वो लोग $15-20 की बेचते हैं। तो कोशिश करी कि हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें कि हम कुछ मार्जिन कम कर लें, कुछ आप कर लो, कुछ हम कर लो। तो जब तक 25% था तब तक कहीं ना कहीं एक समन्वय बन रहा था, भाई ठीक है 5-7% आप कम कर लो, 5-10% हम कम कर लें, थोड़ा मार्जिन कम कर लें, कम से कम बिजनेस चलता रहेगा। पर जब ये 50 हुआ तो ये तो सीधे शब्दों में आपने कह दिया कि भाई आप सामान यहाँ मत भेजिए, क्योंकि आप भेज भी देंगे तो वहाँ खरीदेगा कौन। तो ये तो उतना व्यापार करीब करीब 48 से 50 बिलियन डॉलर का व्यापार बंद होने की कगार पे। और अमेरिका ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई है, उसने उस 86-87 बिलियन डॉलर्स में से वो चीज़ें छोड़ दी जो उसको सख्त ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इसमें API, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर जेनरिक ड्रग्स कहते हैं, वो छोड़ दिया। क्योंकि उनका मेडिकेयर, मेडी-एड या अमेरिकन सरकार प्रोग्राम चलाती है, वो तो 40% भारतीय दवाइयों के सहारे चलता है। तो बड़ी सफाई से उसको छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ मुझे ज़रूरत है तो बड़ी कन्वीनियंस से चलते हैं। वो जिस देश पे उनको मन करता है उस देश पे लगा देते हैं, जिस आइटम पे मन करता है उस आइटम पे लगा देते हैं। तो बड़ी ही भेदभाव वाली मुझे ये पॉलिसी नज़र आती है। और जब ऐसी भेदभाव वाली पॉलिसी मोनिका होती है ना, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। जिस पॉलिसी के पीछे लॉजिक है, जिस पॉलिसी के पीछे कोई सिद्धांत है, जिस पॉलिसी के पीछे कोई लॉजिक नहीं, सिद्धांत नहीं है। आप स्वयं उनसे, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आपको पता है कि अमेरिका ने स्वयं रशिया से $3 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। मेरे पास लिस्ट है उस सामान की जो अमेरिका, कहते हैं अरे मुझे तो मालूम ही था, आई डोंट नो वी इम्पोर्टेड, आई विल फाइंड आउट। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं ये ढूंढूंगा कि कौन सा बंद करूंगा उसको मैं। तो उनको खुद पूरी जानकारी, तो जो लॉजिक पे नहीं चलता है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। तो इसलिए मुझे, प्लस ट्रम्प साहब के स्वभाव को देखते हुए, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं इंडिया इज़ माई ग्रेट फ्रेंड और फिर पीछे से कहते हैं आई विल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम माई फ्रेंड। तो ये जो दोनों परस्पर विरोधी बातें, ये चलने वाली नहीं है। और भारत का रुख बहुत स्टैंड, असल में मैं बताता हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि जब उन्होंने टैरिफ लगाए तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कुछ और देश उनके आगे एकदम झुक गए। सर आप जो कहें आप, तो उन्होंने अपना सामान तो यहाँ पर फ्री कर दिया, मतलब जो अमेरिका से सामान आ रहा है इन देशों में उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, पर जो इन देशों से जाएगा उन पे फिर भी लगाया, किसी पे 19%, किसी पे 15%, किसी पे 20%। तो वो देश इतनी आसानी से मान गए। उनको लगा कि भाई भारत भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये भी मान जाएगा, ये सपेरों का देश है, इनका क्या है, इनको गरीबी इतनी है, इनको तो कुछ भी मनवा लो। पर ऐसा अब नहीं है। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए थे। ये भारत अब बदल चुका है। भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, बनने जा रहा है, ऑलरेडी है। 6.5% से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मुझे लगता है ट्रम्प साहब ने भारत को फॉर ग्रांटेड लेना चाहा, जबकि वो ये भूल गए कि भारत अब बदल चुका है। मुझे लगता है भारत से उनका कनेक्ट जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी से तो वो दोस्त कहते रहे, पर भारतीय अर्थव्यवस्था से वो जो कनेक्ट था, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मोनिका, इनफैक्ट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बयान दिया था जब ये टैरिफ लगा था कि ये थोड़ा सा हार्ड बर्न भी है कहीं,
मतलब ये दिल जलता है, कई कुछ लोग जलते भी हैं हम लोगों से कि भाई ये इतनी 145 करोड़ की आबादी है, ये इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं और ये आज स्पेस तक पहुंच चुके हैं, इनकी टेक सेक्टर बढ़ रहा है। इस बात को लेके भी कई बार जलन भी हो सकती है। तो आपने वैसे शुरू में जो सवाल किया था कि कारण क्या थे, तो बहुत सारे कारण नज़र आते हैं इसमें से। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा परसेंटेज सब कारणों के मिल के, और कुछ ट्रम्प साहब का अपना माइंडसेट भी है। सर, क्योंकि अब भारत विकल्प तो तलाशेगा, जिस तरीके से दूसरे बाजार, अभी रिसेंटली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, अगर हम उन बाज़ारों को खंगालने की कोशिश करें या उन बाज़ारों तक पहुंच बनाने की कोशिश करें, हालांकि हम ऑलरेडी जी इनलाइन टॉक्स भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जो मुनाफा अमेरिका में निर्यात करके मिलता था यहाँ के कारोबारियों को या यहाँ के जो लोग काम करते थे, क्या उनको उतना मुनाफा मिल पाएगा? मतलब इट विल बी प्रॉफिटेबल ट्रेड फॉर अस? इसका जवाब मोनिका हाँ भी है और ना भी है। क्योंकि कुछ देशों में मिल भी सकता है और कुछ देशों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस देश को उस सामान की कितनी ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप $2-4 फालतू भी पे कर देते हैं एक पीस का, पर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है आगे आए हम रख लेंगे दुकान पे अपने, तो फिर आप थोड़ा कम मार्जिन पे लेके चलते हैं। मुझे लगता है इस समय भारत के पास जो इसको लगने के बाद ये तो 48-50 बिलियन डॉलर का फिलहाल देख रहे हैं। और मैं यहाँ मोनिका ये भी बताना चाहूँगा कि बाकी का जो सामान छूटा हुआ है ना, वो बार बार धमकी दे रहे हैं, मैं फार्मास्यूटिकल पे भी लगाऊंगा, मैं इस पे भी लगाऊंगा। तो अभी ये छूटे हुए की हम फिलहाल बात कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 दिन में उनका फिर कुछ दिमाग पलट जाए। तो जो दूसरे देशों में विकल्प ढूंढे जा रहे हैं वहाँ पर प्राइस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। मैं आपको इसका एक समराइज्ड व्यू देता हूँ कि अब हमारे पास रास्ता क्या है। मुझे लगता है जितने भी दर्शक, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हमें सुन रहे हैं वो ये सोचेंगे कि अब हमारे पास क्या रास्ता बचता है। तो 3-4 चीज़ें, पॉइंट्स मेरे दिमाग में आता है। मुझे लगता है भारत सरकार को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की घोषणा कर देनी चाहिए। और शायद कुछ लोग जानते होंगे कपड़ों के लिए एक AEPC नाम से बहुत पुरानी काउंसिल बनी है, उसको हम बोलते हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इन काउंसिल्स का काम होता है एक्सपोर्टर्स को इकट्ठा करना, उनके लिए फेयर्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए नई मार्केट्स तलाश करना, उनको पॉलिसीज़ के बारे में बताना, अलग अलग देशों में क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। तो अब इन प्रोडक्ट्स की भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, मुझे लगता है घोषणा हो जाएगी जल्द, इस पे काम किया जाएगा। दूसरा, मुझे लगता है एक्सपोर्टर्स को कुछ क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि अब एक्सपोर्टर्स का वहाँ से पैसा आना रुक गया, तो आपको अब दूसरी मार्केट ढूंढनी, हो सकता है आपको मशीन दूसरी लगानी पड़े, हो सकता है आपको एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू करनी पड़े, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट की सरकार सहायता दे सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ एक आइटम और जो इम्पैक्ट हुआ वो यहाँ से श्रिम्प्स जाती थी, मरीन प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाती थी। उससे तो मछुआरे जुड़े हुए थे, वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। तो कुछ कैश एड भी कुछ राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इस पे विचार शायद कर सकती है या कर रही है। हाँ, हो सकता है कि जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है और जहाँ गरीबी ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पर आप शायद कैश एड भी दे सकते हैं। एक और कदम जो उठाया जा सकता है वो ये है कि भारत सरकार एक कमेटी बना दे जो कि लगातार, ये हालांकि है ये पहले से, जो कि लगातार ये सर्वे करके बताते रहे कि किस देश में भारत के सामान की कितनी ज़रूरत है और कौन कौन से आइटम्स यहाँ से जा सकते हैं। ये भी करा जा सकता है जिससे हम वैकल्पिक मार्केट यानी कि ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ सकें। और मोनिका, ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका से दुनिया शुरू नहीं होती, अमेरिका से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। आपके पास यूरोप है, आपके पास यूरेशिया है, आपके पास मिडिल ईस्ट है, आपके पास साउथ ईस्ट है, आपके पास फार ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर आ जाएं, आपके पास अफ्रीका है, आपके पास लैटिन अमेरिका है। तो $825 बिलियन का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है। अगर उसमें से $50 बिलियन कम हो जाता है तो इतनी बड़ी, और हमारे GDP का लगाएं तो ये 2-2.5% के आसपास है। दिक्कत आ रही है जहाँ पर, वहाँ पर कि नौकरियां खतरे में आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा चिंता, क्योंकि भारत में आपको पता है बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही है, आज़ादी के बाद से आज तक पहले के मुकाबले कम हुई है पर अभी भी है। कोविड के बाद भी हमने देखा है काफी। मुझे लग रहा है कि ये जो बेरोज़गारी इससे फैलेगी वो थोड़ा सा चिंता की बात है। उसके लिए कुछ हमें फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी, बहुत जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो सामान रखा हुआ था इन एक्सपोर्टर्स के पास वो सब भेज दिया गया है। इनफैक्ट 20% जंप आया एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि आपको पता था लगने जा रहा है, तो सबने फटाफट अपनी फैक्ट्रियां ओवर टाइम चलाई, 24 घंटे फैक्ट्रियां चली और जल्दी जल्दी सब पुराने रेट्स पर भेज दिया। पर अब आगे क्या, तो आगे के लिए 3-4 कदम मुझे नज़र आते हैं जो कि सरकार को शायद विचार किए जा रहे होंगे। और एक्सपोर्टर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समस्या है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता,
पर ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका, जैसा मैंने कहा, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आप दूसरी मार्केट्स में जाएं, दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। और जीएसटी का जो कदम उठाया गया है, जो 3-4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, जिसको हम नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, ये क्योंकि भारत, देखिए भारत की जो मिडिल क्लास है वो इस समय वैसे कहा जाता है कि करीब 40 करोड़ के आसपास है, 145 करोड़ में से। पर ये जो नियो मिडिल क्लास है, जो 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकलकर अब लोअर मिडिल क्लास में आए हैं। तो भारत की टोटल मिडिल क्लास आप लगाएं, मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 65 करोड़ है। तो इतनी अमेरिका से लगभग डबल, आबादी से डबल हमारी मिडिल क्लास है। तो मुझे लग रहा है भारत की मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है। तो इन एक्सपोर्टर्स को ये भी सलाह दी जा रही है कि आप भारत के लिए बनाइए। अब तो जीएसटी के अगर स्लैब्स कम हो जाते हैं, माल ऑलमोस्ट 90% माल मोनिका सस्ता हो जाएगा। अगर सस्ता हो जाता है तो इससे मांग बढ़ेगी। तो वो एक्सपोर्टर्स, फैक्ट्री तो उनकी चली रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, तो क्यों ना वो भारत के लिए कुछ ऐसा सामान बनाने लग जाए जिसकी डिमांड एकदम से बढ़ रही है। तो ये कुछ कदम है। बाकी और भी रिफॉर्म्स भारत सरकार ने की बात की जा रही है, सुनने में आ रहा है। कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जिससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिले। और प्रधानमंत्री जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वदेशी की बात करी थी, स्वदेशी की भी, और ये कहा था कि इस बार दिवाली जो है बम्पर होने वाली है। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन बताता हूँ जो शायद हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ने सुनी नहीं होगी, कि जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया था, तो वो नारा इंपोर्ट के लिए था, यानी कि हम इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। आपको पता होगा हाल में चाइना ने जो अभी नई दोस्ती हुई हमारी चाइना से, हिंदी चीनी भाई कुछ दिखने लगे। जी। तो उससे पहले चाइना ने क्या किया था, दोस्ती से पहले हमारे फर्टिलाइजर रोक दिए थे, डाई पोटेशियम फॉस्फेट होता है वो रोक दिया था, जो रबी क्रॉप में इस्तेमाल होता है। हमारी टनल बोरिंग मशीन्स रोक दी थी, और हमारे रेयर मैग्नेट्स रोक दिए थे, जो कि फ़ोन में, टैबलेट्स में वगैरह में इस्तेमाल किए, बैटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ इनका प्रोडक्शन पे असर हो गया था। तो जब प्रधानमंत्री जी ने उस समय नारा दिया कि आत्मनिर्भर भारत, तो इंपोर्ट से डिपेंडेंस, निर्भरता कम करने का दिया। अब की बार जब उन्होंने बोला तो उसका एक डायमेंशन और भी था कि हम एक्सपोर्ट पर भी निर्भर ना रहे। ये मैं बात कहना चाह रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट मत करिए, आप भर के एक्सपोर्ट करिए, परंतु अब देखिए ना, ये जो हर देश ने अपना निजी स्वार्थ जब साध लिया है और अचानक हमारे एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, तो एक्सपोर्ट पर निर्भर जो उद्योग हैं उनकी आज नौकरियों पे बनाइए, उनकी रोजी रोटी पे बनाइए। एक्सपोर्ट आप भर के करिए, इंपोर्ट आप भर के करिए, परंतु उस पर निर्भर मत रहिए। सो स्वदेशी का यहाँ पर अर्थ ये है कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रोकना नहीं है, हमें उसका विकल्प तैयार करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस देश ने, अब मान लीजिए कल को कोई और देश ये कर सकता है, अमेरिका की देखा देखी हो सकता है, यूरोप का कोई देश ऐसा, चाइना कल को कर दे। और चाइना पे हम अभी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप हिस्ट्री देखें, हालांकि दोस्ती हमारी बढ़ रही है, पर इसलिए तो मैं ये स्वदेशी नारे को खोल के बताना चाहता था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब ये दोनों पर लागू होता है। अभी अरविंद केजरीवाल का एक बयान अगर आपने सुना होगा, जो कॉटन आता है अमेरिका से, उस पर लगभग 11% ड्यूटी लगती है जी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारत को तो 50% कर देना चाहिए था, क्योंकि ट्रंप साहब ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। आप इस तरीके से जवाब दे देना चाहिए था। ये अरविंद केजरीवाल के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और भारत का जवाब होना क्या चाहिए एक्चुअली? देखिए, मैं 50 लगाया तो 50 हम भी कर दें। देखिए, मैं राजनीतिक बयानों में तो नहीं जाता हूँ, पर सैद्धांतिक रूप से जो सवाल किया उसका मैं जवाब जरूर दे सकता हूँ। भारत ने जो अभी तक अप्रोच लगाई है, आप जो निरंतर पावर कॉरिडोर से बयान सुन रहे हैं, आप दो तरीके के बयान सुन रहे होंगे। एक तो हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, दूसरा हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करेंगे। ये दो बातें आपको सुन। अब भारत भी चाहता तो 27 अगस्त गणेश चतुर्थी जिस दिन ये लगाया उन्होंने, गणेश जी वैसे अच्छी बुद्धि के लिए माने जाते हैं, पर मुझे लगता है उनकी बुद्धि फिर गई उस दिन। तो पर भारत की बुद्धि संतुलन में रही। हम भी कर सकते थे। उनके यहाँ से 40-42 बिलियन डॉलर का आता, हालांकि उनके यहाँ बहुत छोटी है, उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत ही छोटा अमाउंट है, पर हमने अभी रिटेलिएटरी अप्रोच नहीं लगाई है। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए, दो व्यक्ति जब लड़ रहे होते हैं, अगर आपको वो लड़ाई खत्म करनी हो तो कैसे करी जाएगी? दोनों, एक ने एक पंच मारा, दूसरे ने दूसरा मारा, फिर दूसरे ने 2 मारे, फिर उसने 3 मारे, फिर उसने 4 मारे। कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई जितनी बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं। कैसे? लस्सी में पानी डाले जाइए और लड़ाई में आप पंच मारते जाइए या गालियां देते जाइए, बढ़ती जाएगी। उसका एक ही तरीका होता है कि एक व्यक्ति समझदारी से अपने आप को संभाल ले। अब वो डरपोक नहीं कहलाएगा, वो हमने कर दिया, वो अक्लमंद कहलाएगा। तो भारत ने अप्रोच, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की जो साझेदारी है वो खाली ट्रेड पर सीमित नहीं है, सिक्योरिटी की है, कल्चरल है। हमारे इतने H1B वीज़ाज हैं, हमारे इतने लोग वहाँ, कहाँ 60 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बड़ा उलझा हुआ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही क्लोजली निट रिलेशनशिप है।
तो भारत ने कोई ऐसी हरकत नहीं करी। हालांकि हम कर सकते थे, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो हो सकता है आगे आगे सरकार उसको कंसिडर भी करे कि हम रिटेलिएटरी, उसको हम बोलते हैं रिटेलिएटरी टैरिफ, आपने लगाए तो हम भी लगाएंगे, पर उससे फिर क्या होगा, मामला बिगड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि अगर, और क्या है कि लड़ाई में आप एक व्यक्ति बोलता रहे ना, दूसरा जवाब ना दे, तो दूसरा इंटरमीडिएटेड फील करता है, तो वो फील कर रहा है ना अमेरिका, तभी तो वो कर हाँ रही है। फील कर रहा है, तभी ये स्कॉट बेसन का बयान आया कि भाई अभी आगे रास्ता खुलेगा। तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे उनको खुद ब खुद ये एहसास हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि व्हाइट हाउस में कुछ भारतीय मूल के लोग हैं। अमेरिका की जो सेकंड लेडी हैं उषा जी, वो भारतीय मूल की हैं। मुझे पक्की उम्मीद है शाम को वो जब रेवेंस का साहब के साथ बैठती होंगे तो कहती होंगी, यार तुमने क्या मेरे मायके के ऊपर टैरिफ लगा दिए वगैरह वगैरह। प्लस जो वहाँ 60 लाख भारतीय हैं वो भी तो एक आवाज़ है। मैं तो बल्कि आपके शो के माध्यम से आज उनका आह्वान करना चाहूँगा, जो स्टेडियम में बैठ के मोदी उनकी हर बात पर करते हैं। आज समय आ गया है देश के साथ खड़े होने का। आप एक मेमोरेंडम दीजिए कि साहब हम इस देश से आते हैं, आप इस देश के साथ ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। हम भी तो यहाँ रह रहे हैं, बिल्कुल, तो आपकी इकोनॉमी में पूरा बिल्कुल। और मैं ये बता दूं, अगर आज अमेरिका की इकोनॉमी से भारतीयों को निकाल दिया जाए, एक काल्पनिक सिचुएशन लीजिए कि 60 लाख भारतीय वहां से निकल गए, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं अमेरिका ठप हो जाएगा। क्योंकि जितना भी टेक सेक्टर है और जितना मेडिकल सेक्टर है वो सारा भारत, या तो दवाइयों से या डॉक्टर सब भारतीय हैं। अगर ये सोचिए वहां से निकल जाते हैं तो क्या अमेरिका का हाल होने वाला है। मुझे लगता है ट्रम्प साहब को कम से कम इस बात का ख्याल आ जाना चाहिए। तो ये इसका सोल्यूशन निकल आएगा, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, देर है अंधेर नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। सर ये भी कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दीर्घकालिक ऐसे जो हैं कुछ ना कुछ प्रभाव जो है पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी पर। देखिए, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो कुछ वक्त के लिए एक टेम्परेरी बम्प तो आएगा, जैसे गाड़ी चल रही होती है। We are ready for that bump because we are ready because we've already seen the confidence of our Prime Minister. He's already working on it. बिल्कुल, क्योंकि ये तो 2 अप्रैल से इन्होंने अपना राग अलापना शुरू कर दिया था। ये ड्रामा 2 अप्रैल से शुरू हो गया था, तो मुझे लगता है पूरी तैयारी मन में लोगों के था। तो एक टेम्परेरी बम्प तो आएगा, पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो इस समय इतनी स्ट्रांग है। इसको हम बोलते हैं, अर्थशास्त्र में शायद कुछ लोगों को कॉन्ट्रडिक्शन फील होगा, हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स होता है, आपका फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो सारे इस समय स्ट्रांग है। तो एक जैसे गाड़ी तेज़ चल रही है, स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी धीमी हुई, फिर उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़ लेती है। तो कुछ इस तरीके से ये होने वाला है, एक टेम्परेरी बम्प आएगा। और जैसा मैंने कहा, नौकरियां कुछ लाख लोग हैं जो कि जिन पर असर है, और असर आपको दिखने लग जाएगा ये आपको। और 10-15 से कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से हैं, वहाँ के व्यापारी जो हैं थोड़ा है चिंतित हैं, 10-15 दिन में आपको दिखने लग जाएगा। पर मुझे लगता है वो विकल्प पर पहले ही काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट्स पे, तो इसलिए कुछ समय का है, पर उसके बाद हम रिकवर करेंगे। और पछतावा इसमें अमेरिका को होगा, अगर उसने इसको बनाए रखा तो अमेरिका स्वयं पछताएगा, हमें कोई पछतावा नहीं होगा, अमेरिका पछताएगा। और इस कदर पछताएगा कि देखिएगा वो खुद कहेगा चलिए इसको हम 3 महीने के लिए हटा लेते हैं या हटा लेते हैं, जो भी वो हरकत करना चाहे। और इस बीच आज क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के लिए भी रवाना, और उसके बाद वो चीन भी जाएंगे, शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ट्रम्प के टैरिफ के ऐलान के बीच इन मुलाकातों को आप हाउ डू यू सी, डू यू थिंक देयर बी अ डिफरेंट एंगल टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप? क्योंकि हमने देखा है जो कदम भारत उठा रहा है, फिर वो रूस के लिए हो, चीन के लिए हो, वैसा कुछ अमेरिका भी करता हुआ नजर आ रहा है। RIC आप जो बात कर रहे हैं, इसको रशिया, इंडिया, चाइना। हाँ। तो ट्रम्प साहब ने एक और गलती कर दी, उन्होंने भारत और चाइना को नज़दीक ले आए। मैंने कहा ना, हिंदी चीनी भाई भाई के दिन कुछ लौटते हुए दिख रहे हैं। कहाँ इंडिया और चाइना की आप जानते हैं क्या हालत थी, डोकलाम के बाद, गलवान के बाद, डोकलाम के बाद क्या हालत थी। आज प्रधानमंत्री जी 7 साल बाद वहाँ जा रहे हैं, तो इस बात का सबूत है। और मैं इसके लिए ट्रम्प साहब को धन्यवाद करूँगा, उन्होंने एडवर्सरीज को दोस्त बना दिया। और ट्रम्प साहब को मुझे लगता है कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीपलेस नाइट्स उनको होंगी, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना जब एक साथ बैठ के बात करेंगे, और कहीं अगर ब्रिक्स करेंसी की घोषणा हो गई तो मुझे लग रहा है फिर तो ट्रम्प साहब को लगेगा हाय ये मैंने क्या किया, क्योंकि उनकी डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म हो सकती है। और इन 3 देशों को इकट्ठे लाने के लिए ट्रम्प साहब जिम्मेवार हैं, और अच्छी चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं, उनके अपने लिए नुकसान है। पर मुझे लग रहा है कि इससे इस मीटिंग से दुनिया बदलने वाली है, क्योंककि एक हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया और चाइना को अगर हम मिला दें तो करीब 285 करोड़ की जनता हो जाती है।
800 करोड़ इस दुनिया की आबादी है, उसमें से 285 करोड़ इंडिया और चाइना में लोग रहते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ आ जाएगी, उसमें रशिया की भी 13 करोड़ के लोग जुड़ जाएंगे, तो आप सोचिए कि 300 करोड़ के करीब की आबादी पे कंट्रोल होगा इन 3 देशों का, आर्थिक रूप से भी, जियोपॉलिटिकल रूप से भी और स्ट्रेटेजिक रूप से भी। तो मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब को कोई बहुत इसी, इनफैक्ट मैं आपको बात बताऊं तो उन्होंने जो चाइना पे 3 महीने का टैरिफ टाला, इसीलिए टाला क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट तो ऑयल का चाइना करता था रशिया से। चाइना के लिए टाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई ये तो सब एक ही खेमे में चले जाएं। देखते हैं, ये मीटिंग बहुत उत्सुकता से इसका इंतजार किया जा रहा है और ये मीटिंग एक नया परिदृश्य पूरा का पूरा रच सकती है। आप सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी सवाल, अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने कल 12 बजे से पहले जो अपना सामान भेज दिया होगा और सितंबर 1 अगर क्लियरेंस हो जाती है, क्या उन चीज़ों पर भी जो 50% टैरिफ है वो लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि जो चीज़ ऑन सेल है उसकी एक डेट फिक्स की गई है अलग अलग तरीके से कि इस डेट से अगर पहले पहुंच जाते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। जो सामान यहाँ से चल चुका है उस पर नहीं लगेगा, उसमें 27 सितंबर डेट फिक्स की गई है कुछ एक आइटम्स की। तो वो जो ऑन सी है, ऑन सेल है, पर वो मोनिका एक टेम्परेरी तरीका है। वो तो जो माल यहाँ से चल चुका है कितने दिन तक वो चलने वाला है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या आगे का आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे। और ट्रम्प साहब तैयार रहें अपने देश में। मैंने शुरू में कहा था विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने जो भारत से नए प्रकार का इश्क शुरू किया है, तो इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये मैं ट्रम्प साहब के लिए कहना चाहूँगा। तो आगे आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। भारत ने तो अपना रुख जो है साफ कर दिया है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि हम अपने किसानों के हितों से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लघु उद्योग हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये पुराना भारत तो नहीं है, ये नया भारत है। आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भारत की तरफ से और क्या कड़ा रुख जो है अपनाया जाएगा। शरद कोहली सर, थैंक यू सो मच तफसील से बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि कितना इम्पैक्ट होगा इस टैरिफ का, आगे आने वाले वक्त में भारत क्या कदम उठा सकता है और अभी फ़िलहाल भारत की स्थिति क्या नज़र आ रही है। आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।